नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी किताब में जो एक पाठ है, जिन पाठ का नाम है मधुबन, जिनके लेखक है अनुराग वर्मा, उन पाठ के बारे में देखेंगे। यह जो कोई पाठ है अनुराग वर्मा जी ने लिखा मधुबन, वह एक साक्षात्कार किस तरह का लिया जाता है, जिसे हम मराठी में मुलाकात कहते हैं, तो किस तरह वो की जाती है, किस तरह ली जाती है, तो उन पर वह पाठ है। तो एक साक्षात्कार जो साहित्य की एक विधा मानी जाती है, उसमें क्या होता है, किसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर कोई एक अच्छा काम करता है या उन क्षेत्र में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, तो उन्होंने जो कुछ काम किया है या उनका उन क्षेत्र में जो भी कुछ योगदान है, तो उनके बारे में और कई लोगों को उनके बारे में जानकारी हो जाए, और इसीलिए कोई व्यक्ति तो उनकी मुलाकात ले लेता है, उनके बारे में कई उन्हें सवाल पूछता रहता है, और उनके जो कोई क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, तो उनसे से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास उन मुलाकात से किया जाता है, ताकि इनका उपयोग और भी लोगों को हो जाए या उनकी जानकारी और भी लोगों को हो जाए, ये उनका उद्देश्य रहता है। कई बार आपने देखे हैं कि कई ऐसे साक्षात्कार आपने कई टीवी पर आपने देखे होंगे, कोई रेडियो पर आपने शायद सुने होंगे, तो ऐसे साक्षात्कार हो जाते हैं कि जिन कारणवश उन व्यक्तियों का जो भी कोई अपने जीवन का अनुभव है या जिस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, उन क्षेत्र के बारे में उनका कितना ज्ञान है, उनका उपयोग और लोगों को कैसे हो जाए, तो इसी तरह हो जाता है। कई बार आप देखते हैं कि कोई साहित्य का बहुत बड़ा कोई लेखक है, उनका साक्षात्कार लिया जाता है। कोई ऐसा है कि जिन्होंने बहुत बड़ा जिनका व्यवसाय है, तो उनके बारे में भी साक्षात्कार लिया जाता है। जो कोई फिल्म इंडस्ट्रीज का कोई कलाकार है, तो कहीं उनका भी साक्षात्कार लिया जाता है। कोई संगीत क्षेत्र में कोई महान काम करता है, उनका भी साक्षात्कार लिया। ऐसी कोई नहीं कि किसी क्षेत्र का साक्षात्कार के वह लिया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो क्षेत्र है समाज में प्रचलित, तो उन क्षेत्र में जो बड़े लोग हैं, उन बड़े लोगों का साक्षात्कार लिया जाता है। तो इसी तरह का वह एक पाठ है मधुबन। और ये राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य के एक महान लेखक है कि जिन्होंने आज़ादी का जो संग्राम चला जा रहा था, तो उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था, और इसलिए तो उनका जो कोई साक्षात्कार है वह अनुराग वर्मा जी ने लिया है, और उन पाठ को नाम दिया गया है मधुबन। अब मधुबन उन्हें नाम क्यों दिया गया है, तो ये जो कोई राम कुमार वर्मा है, वह राम कुमार वर्मा जो प्रयाग स्टेशन में, यानी कि प्रयाग में जो उनका एक निवास स्थान है, जिसे हम बंगला कहते हैं, तो उनका नाम है मधुबन। मधुबन नामक उनका निवास स्थान है, और इसीलिए उन्हें नाम दिया गया है मधुबन। क्योंकि अनुराग वर्मा जी जो है, वह अनुराग वर्मा जी जो राम कुमार वर्मा की मुलाकात लेने के लिए वो मधुबन में गए, और वहाँ उन्होंने उनकी मुलाकात ले ली है, और इसलिए उनका नाम उन्होंने दिया गया है मधुबन। तो एक अपना अलग अनुभव अनुराग वर्मा जी ने इस कहानी के माध्यम से एक राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य के इतने बड़े व्यक्ति होकर, साहित्यकार होकर भी किस तरह उनके बीच में एक नम्रता है, किस तरह उनके बीच में एक अपनापन है, यह उन साक्षात्कार या मुलाकात के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। तो उन्होंने कहा है कि सुबह का एक समय था, मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास जो मधुबन, तो मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उन्हें मिलने का समय तय हुआ था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। संगोष्ठियों, अब संगोष्ठियों इसका मतलब क्या है, तो फिर एक बार जो कि संगोष्ठी अर्थात किसी विषय पर कोई उन विषय को लेकर कई विषय तज्ञ इकट्ठा के कोई विषय लेते हैं, और उन पर अपना अपना मत प्रकट किया जाता है कि आपको क्या लगता है उन विषय को लेकर, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है। तो इसी तरह उनके बीच में एक चर्चा हो जाती है, एक विचारों का आदान प्रदान हो जाता है, उन्हें कहते हैं संगोष्ठियाँ। ऐसे कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, कोई एक विषय लिया जाता है,
और उन विषय को लेकर उन बड़े बड़े तज्ञ उनके बीच में होते हैं। शायद कभी आपने टीवी पर भी ये कार्यक्रम देखा होगा। तो इसी तरह कोई एक विषय लिया जाता है और उनके बारे में आपका मत क्या है, आपका मत क्या है, तो उन विषय को लेकर उनके बारे में जानकारी होने वाले लोगों को निमंत्रित किया जाता है और ये विषय लेकर उनके बारे में जो कोई लाभ है या हानि है, उन दोनों तरफ से उनके बारे में विचार किया जाता है। उन्हें कहते हैं संगोष्ठियाँ। लेखक अनुराग जी कहते हैं रामकुमार को वर्मा को मिलने के लिए जब वो मधुबन में चले गए तो वो कहते हैं कि इनसे पहले मेरा और रामकुमार वर्मा का जो कोई संबंध है वो प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं आया था। वैसे तो अनुराग जी ने रामकुमार वर्मा को कई उत्सवों में देखा था, कई संगोष्ठियों में देखा था, कई सम्मेलनों में देखा था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में आज अनुराग जी को रामकुमार वर्मा के साथ बात करनी है और इसी तरह का मौका अनुराग वर्मा जी को आज पहली बार आ रहा है और इसलिए उनके मन में कई एक सोच विचार है और इसलिए वह मेरा पहला अवसर था। और वो कहते हैं कि मेरे दिमाग में कई विचारों का ज्वार उठ रहा था कि कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का आदि। तो इसलिए उनके मन में कई सवाल हैं। रामकुमार वर्मा जी जो है वह हिंदी साहित्य के इतने महान लेखक है और आज अनुराग जी उन्हें प्रत्यक्ष रूप में मिलने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कई दूर से उन्होंने देखा होगा, कहीं सुना होगा, लेकिन आज प्रत्यक्ष उनके साथ उन्हें बात करनी है तो कई सवाल उनके मन में है। इतने बड़े साहित्यिक और कैसे बात करेंगे, बात करने का उनका तरीका कैसा होगा। और मैं तो उन्हें जब जो भी कुछ जानकारी पूछूंगा तो उनके बारे में क्या वह जानकारी देंगे या ना देंगे, कई विचार उनके मन में है। और इन तमाम विचारों को लेकर जब लेखक अनुराग जी जब 10 बजे जब उनके यहाँ पहुँचे, इन तमाम उठते और बैठते विचारों के लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में, और वो कहते कि जब मैंने मधुबन में प्रवेश किया काफ़ी साहस करके मैंने उनके दरवाजे की जो कॉलबेल थी वह बजाई और दूसरे क्षण में उनका जो नौकर है वह नौकर बाहर आ गया और उन्होंने आते ही इतनी शालीनता से, इतनी नम्रता से उन्होंने मुझे पूछा, क्या आप अनुराग जी है? उन्होंने इतनी शालीनता से मुझे पूछा कि क्या आप अनुराग जी है? और लेखक कहता है कि मेरे मन में जो कोई भय था वह यहाँ ही आधा भय तो समाप्त हो गया कि अगर उनका नौकर इतनी नम्रता से पूछता है कि आप अनुराग जी है, तो इसी तरह मैंने सिर्फ उत्तर में कहा कि हाँ, मैंने केवल हाँ कहा तो उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और ये कहते हुए वो चला गया कि डॉक्टर साहब आप आ रहे हैं। और इतने में डॉक्टर साहब आ ही गए और आते ही उन्होंने मुझे बड़े नम्रता से पूछा कि अनुराग जी कैसे आना हुआ। मैं तो उनकी तरफ देखता ही रहा। इतने बड़े साहित्यिक, इतने बड़े महान व्यक्ति और मेरे जैसे आदमी से वो इतने नम्रता से पूछ रहे हैं कि अनुराग जी कैसे आना हुआ। तो मैंने आते ही उन्होंने मुझे पूछा, तब मुझे मेरा ढाढ़स और कहीं बढ़ गया। जो भी कोई परेशानियाँ थी, जो भी कोई भय था, वह मेरे मन से साफ साफ उतर गया क्योंकि उनका नौकर प्रत्यक्ष रूप में वो डॉक्टर मेरे साथ बात कर रहे हैं, वो मुझे पूछ रहे हैं अनुराग जी कैसे आना हुआ। और इसी तरह ये सारा का सारा वातावरण पहले ही क्षण में इतना प्रसन्न हो गया। तो मैंने उन्हें कहा कि डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित हैं और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया हूँ। मैंने स्पष्ट कहा कि डॉक्टर साहब, ऐसे कुछ प्रसंग है जो आपके जीवन से संबंधित है और जिनके बारे में हमें आपको कोई महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली है, अगर उनकी जानकारी हमें हो जाए तो ये अच्छा होगा कि आपकी प्रेरणा से हमें भी कोई प्रेरणा मिल जाएगी। और इस हेतु में आ गया हूँ। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। और उन्होंने बड़े हंसते हुए मुझे कहा कि तो कोई बात नहीं है, अच्छा तो पूछ लीजिए। मैंने पहला सवाल डॉक्टर साहब को किया। मैंने उसे पूछा कि डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसके आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। तो मैंने साफ साफ उससे पूछा कि डॉक्टर साहब, एक काव्य की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और
जो कैसे प्राप्त हुई, इस संदर्भ में अगर कोई बातें हैं तो मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए अनुराग जी, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। समाज में जो कोई अंधविश्वास था तो उनके बारे में मेरे मन में पहले से ही एक विद्रोह निर्माण हुआ था। और उनकी शुरुआत कैसी हुई, उन्होंने कहा कि सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, उस वक्त महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी। 1920 को महात्मा गांधी जी ने जब असहकार आंदोलन छेड़ा, उस वक्त मेरी जो आयु है वह केवल 15.5 वर्ष की थी। महात्मा गांधी जी ने सब लोगों को यह चुनौती दे दी थी, एक आह्वान कर दे दिया था कि जो भी कोई स्वदेशी है उन्हें अपनाओ। तो उसमें स्कूल भी आ गया और उस वक्त स्कूल को छोड़ना ये कोई इतनी सरलता से बात नहीं थी और इसीलिए उस समय स्कूल छोड़ने के बाद सोची भी नहीं जा सकती थी। मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो नरसिंहपुर है उसमें मौलाना शौकत अली साहब आए और उन्होंने कहा था कि गांधी जी ने कहा है अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुक्का है। तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए जो मौलाना शौकत अली साहब ने कहा था, है कोई माई का लाल, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। है कोई माई का लाल जो कह दे कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मौलाना शौकत अली साहब ने एक भरी हुई सभा में सबको ये ललकारा था, सबको ये सवाल पूछा था, सबको ये चुनौती दे दी थी, है कोई ऐसा जो अंग्रेजों ने यहाँ हमारे भारत देश में जो स्कूल शुरू कर दिए है कि कैसा है वो स्कूल, केवल वो क्लर्क बनाने वाला स्कूल है और ऐसे स्कूल से हम नहीं जाएंगे। तो इसी तरह जब उन्होंने पूछा था तब मैंने उस वक्त उसी क्षण मैंने अपने मन में ये सोच विचार कर दिया था कि मैं ये उनका आह्वान जरूर स्वीकार करूँगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी और मैं जब घर आ गया मेरे दिमाग में यही एक विचार था कि सही है, गांधी जी ने कहा है और यह मौलाना शौकत अली साहब ने भी कहा है तो मैं ये जरूर करूँगा। मैं कि जो मैं ये स्कूल छोड़ दूँगा। और इसीलिए जब मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की जब घोषणा कर दी तो सभी लोग सत्य में आ गए। सब लोगों का आश्चर्य हो गया कि कैसा वो बेटा है कि जो स्कूल नहीं जाना चाहता, क्योंकि वह अंग्रेजों का स्कूल है और इसलिए अंग्रेजों के स्कूल में वो बहिष्कार डालना चाहता है, नहीं जाना चाहता। बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डेप्यूटी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर दिया जाए। बात इसमें नहीं, बात इस बात में थे कि उस वक्त मेरे पिताजी अंग्रेज सरकार में के नौकरी में थे, जो एक डेप्यूटी कलेक्टर थे और एक डेप्यूटी कलेक्टर का बेटा अंग्रेज सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह करे वो कोई सामान्य बात नहीं थी। क्योंकि मेरे पिताजी एक नौकर है, एक बड़े अफसर है जो डेप्यूटी कलेक्टर है और एक डेप्यूटी कलेक्टर का बेटा भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ वो कोई विद्रोह कर सकता है, वो बात इतनी आसान नहीं थी। सबसे पहले तो ये बात हो जाती थी कि मेरे पिताजी की नौकरी चली जाती थी, दूसरी बात ये हो जाती थी कि मुझे शिक्षा भी हो जाती थी और डेप्यूटी कलेक्टर जैसी इतनी बड़ी नौकरी, इतना बड़े अफसर को मेरे कारणवश मेरे पिताजी को अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ता था। और इसीलिए सारे लोगों को बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे कैसा है वो बेटा कि जो स्कूल छोड़ना चाहता है। तो लोगों ने मुझे काफ़ी समझाया कि उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया कि बेटा ऐसे मत किया करो, तो पिताजी की नौकरी की बात है, अगर आप ऐसे करोगे तो पिताजी सही है कि पिताजी को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा कि अंग्रेज सरकार को ये मालूम हो जाएगा कि डेप्यूटी कलेक्टर का बेटा जो आपके सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहा है, तो ये तो सही है। लेकिन मेरे एक बार मैंने अपने मन से बात पक्की कर दी थी कि मैं नहीं स्कूल जाऊंगा
और नौकरी के बाद इतना कुछ समझाया, परंतु मैं घर से निकाल पड़ा। मैंने कहा पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया, मैंने घर छोड़ा, मैं घर से निकाल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। तो इतने 15.5 साल की मेरी आयु है और मेरे ये बालमन पर गांधी जी का इतना प्रभाव पड़ा कि अंत में मैंने घर छोड़ा, लेकिन मैं स्कूल नहीं चला गया। अंग्रेज सरकार ने जो स्कूल शुरू कर दिए थे उन स्कूल में मैं बिल्कुल नहीं चला गया। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। अब सबसे पहले केवल 15.5 साल की आयु में जब मैंने विद्रोह कर दिया, मैंने पहले ही कहा कि मेरे मन में विद्रोह की भावना कैसी पैदा होगी, तो इसी तरह मैंने विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था। राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। ये मेरी पहली कविता का मंगलाचरण था। और इसी तरह मैंने स्कूल तो छोड़ दिया, लेकिन उसी के साथ ही साथ मैंने अपने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज ले लिया। मैंने कई बच्चों को इकट्ठा कर दिया, कई लोगों को इकट्ठा कर दिया। मैंने पूरे नगर में प्रभात फेरी निकाली और ये बात 1921 की है। और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। ये मेरी पहली कविता का मंगलाचरण था, जो एक विद्रोह की कविता थी। मेरे मन में जो विद्रोह की भावना थी, जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ थी, जो देश प्रेम की भावना ओतप्रोत भरी हुई थी। और इसी तरह मैंने जो कुछ साहित्य में यानी कि कविता से मेरी शुरुआत हो गई और यह कविता का पहला मंगलाचरण था। और इसी तरह मेरे मन का ये विद्रोह और मेरे साहित्य की ये शुरुआत। लेखक कहता है कि अनुराग जी ये सब सुनकर काफ़ी स्तब्ध ही रह गए कि केवल 15.5 साल की आयु और इतना बड़ा विद्रोह, एक डिप्टी कलेक्टर का बेटा, और इसी तरह उनके साहित्य की ये शुरुआत। तो चलो बच्चों, और भी कई सवाल ये अनुराग वर्मा जी ने राम कुमार वर्मा को पूछे हैं, जो जिनके जवाब से और कोई उनके जीवन के बारे में और अधिक कोई जानकारी मिलेगी, जो हम कल देखेंगे।